ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने वाले हैं और सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मेरे सामने है वो है आईएमएफ और एफएसबी ने कहा है कि वो ग्लोबल क्रिप्टो रूल्स के लिए कुछ व्यवस्था बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में बोला, जो कि अपनी G20 मीटिंग में जिसको वो सामने रखेंगी। और इसको इन्होंने बेसिकली सबके सामने रखा, तो यूएस के ट्रेजरी जो हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमें आउटराइट बैन क्रिप्टो करेंसीज पे कर देना चाहिए, उनके द्वारा क्रिएट करने वाले एसेट्स पे। क्रिप्टो करेंसीज क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं? ऑब्वियसली उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दैट यू कैन नॉट ट्रेस द ओरिजिन, और आप नज़र नहीं रख सकते उस पर। और एक तरह की अनस्टेबल करेंसी मार्केट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फिस्कल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक टेक्निकल पेपर तैयार कर रहे हैं, जहां पे वो रेगुलेशन की बात करेंगे क्रिप्टो एसेट्स की। इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी में G20 में इस चीज़ को एक इंपॉर्टेंस दी है, एक जगह दी है और बोला है कि इस मामले में तो हमें बात करनी ही चाहिए। आरबीआई जहां तक कह रही है कि कंप्लीटली बैन कर दो, फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि पहले कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि एक तरह का कानून व्यवस्था बनाई जा सके, जहां पे इस तरह के एसेट्स को हर कंट्री में इम्पॉर्टेंस, या कह सकते हैं कि अगर कंट्री वाले किसी चीज़ के ऊपर लॉ बनाएंगे ही नहीं तो उसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा। इसलिए एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, जहां पे हमें क्रिप्टो एसेट्स को एक जैसे रेगुलेट करें, कोई भी कंट्री अलग अलग तरीके से ना रेगुलेट करे, जिससे कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में ये हेल्प कर सकता है, कॉस्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कम हो। ठीक। To weigh the broader macroeconomic and financial stability implications of crypto assets, India had urged the IMF to prepare a discussion paper that was discussed at a seminar titled Policy Perspectives Debating the Road to Policy Consensus on Crypto Assets. G20 Finance and Central Bank Deputies meeting held in Bengaluru. The paper by the division chief in the IMF Monetary and Capital Market Department, Tommaso Mancini Grifoli, noted the consequence of crypto adoption and on the internal and external stability of a country's economy, as well as on the structure of its financial system. See, these are the two impacts. ये दो impacts हैं. These are the two impacts where cryptos, these two reflects why we need to regulate the cryptos. Because country की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं तक काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और उसके फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी डिसरप्ट कर सकता है। ठीक है। और मानसिनी ग्रिफोली ने ही कहा दैट द पर्पटेड जो भी बेनिफिट्स हैं क्रिप्टो एसेट्स के, दैट इज चीपर एंड फास्टर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, दीज आर नॉट येट टू बी रियलाइज्ड, मतलब वी डोंट नो हाउ टू डू इट। He further added that problems with interoperability, safety and efficiency cannot be guaranteed by the private sector, and critical digital infrastructure platforms for ledgers should be viewed as a public good. क्योंकि ये जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आम जनता के लिए ज़रूरी है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। समझ रहे हैं बात को। आईएमएफ ऑफिशियल ने ये भी कहा कि ग्लोबली इंफॉर्मेशन गैप्स हैं क्रिप्टो एसेट यूनिवर्स को लेके, और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट अभी हमें चाहिए। एक कंसेंसस बनते हुए हालांकि ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि क्रिप्टो एसेट्स को क्या हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करना G20 के मेंबर्स चाह रहे हैं। ठीक है। आईएमएफ ने अभी स्ट्रेस किया, वही इकोनॉमी से रिलेटेड है, दैट वी नीड टू फिक्स द ग्लोबल डेट आर्किटेक्चर। ग्लोबल डेट आर्किटेक्चर को फिक्स करने का रिक्वायरमेंट है। सॉवरेन डेट वल्नरेबिलिटीज, आप पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत तो देख ही रहे हैं। ठीक है। जो कि पैंडेमिक के पहले बहुत ही बुरी स्थिति में थी, अभी और बढ़ गई, क्योंकि अब रशिया के वॉर की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, कंट्रीज आईएमएफ को लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। तो इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जियावा ने ये कहा है, दिस कॉल्स फॉर अर्जेंट एक्शन टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इन द एरिया ऑफ डेट रिजोल्यूशन एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। क्या करना है? ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को स्ट्रेंथन करना है। यानी जब भी कंट्रीज लोन मांगती हैं आईएमएफ से, तो वो कुछ कंडीशंस लगाता है उन कंट्रीज़ के ऊपर कि आपको अपने इकोनॉमी में ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स करने होंगे। उसके बावजूद भी कई बार लोन रीपेमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है।
डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं क्योंकि उनके पास पॉलिसी, कानून, लॉ बनाने का या पॉलिसी बनाने का, पब्लिक के लिए बेटर सिचुएशन क्रिएट करने का जो ऑप्शन रहता है वो बहुत कम रहता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब आईएमएफ एक तरीका कहता है टैक्स बढ़ाओ, अगर हमें लोन पे बैक तुम्हें करना है तो अपने देशवासियों से टैक्स ज़्यादा लो। अब आपको पता है लो इनकम कंट्रीज़ में अगर टैक्स ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो स्लो हो जाएगा, लोग टैक्स की चोरी करने लगेंगे। तो नहीं है ना हमारे पास स्पेस कि हम सब जगह टैक्स लगा दें, कुछ चीज़ों पे हम टैक्स नहीं लगाते, ठीक है। और इंडिया में तो पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है। तो आईएमएफ के चीफ कमेंट्स जो हैं वो साउथ एशियन नेशंस जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, जिनको अभी तुरंत अर्जेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट है और इकोनॉमिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनके कंटेक्स्ट में कहा कि हमें ग्लोबल डेट आर्किटेक्चर को वापस से चेंज करने की ज़रूरत है। चाइना जो है एक ऐसा सबसे बड़ा बाइलेटरल क्रेडिटर है। बाइलेटरल क्रेडिटर क्या होता है? दो कंट्रीज़ के बीच में आपस में जो लोन पेमेंट होता है या उधार देना और उसको चुकाना, उसको कहते हैं बाइलेटरल क्रेडिटर। तो चाइना ने G20 में कहा कि एक फेयर, ऑब्जेक्टिव और इन डेप्थ एनालिसिस करिए कि किस तरीके से ग्लोबल डेप्ट के कारण हमारे लिए एक तरह से बाधा बन रहे हैं, रुकावट बन रहा है, और लेंडर्स जो लेंडर्स हैं उनको लॉस और उनके लोन्स से नुकसान ना हो, मतलब उनका लॉस ना बढ़े, ठीक है। अभी ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 2023 में स्लो होने वाली है। टू मेनी पीपल इन टू मेनी कंट्रीज वर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। आईएमएफ चीफ ने कहा इन सब चीज़ों में हमें ज़रूरी है कि हम डेट रिजोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव कर सकें, ठीक। पाक सेट टू हॉल्ट क्लियरेंस ऑफ बिल्स अमिड फाइनेंशियल क्राइसिस। पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है तो उन्होंने अभी अपने सारे बिल्स पास करने से बंद कर दिया। आईटी क्लीन मोबिलिटी टू रेज 3000 करोड़ टू ईवी फ्यूल। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने कहा है कि हम ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बहुत सारे इक्विटी फंड, एसबीआई, अदर को investors to raise 1950 crore to fuel its EV business through organic and inorganic routes। अभी ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस से हमने जो भी चीज़ देखी, येलेन फॉर फ्रेंड शोरिंग विद बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया। इंडिया यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस की जो ट्रेजर सेक्रेटरी हैं जैनेट एल येलेन, जो अभी रिसेंटली चुनी गई हैं, इन्होंने कहा कि हमें फ्रेंड शोरिंग करनी पड़ेगी ताकि एक दूसरे की सप्लाई चेन्स को हम लोग मजबूत कर सकें। इंडिया एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है अमेरिका का, जिसको अमेरिका अवॉइड नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा कि बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू, और बायलैटरल ट्रेड वाज ओवर $150 बिलियन और पीपल टू पीपल टाइज अ फर्म क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप। 2 लाख भारतीय अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनके स्कूल्स और उनकी यूनिवर्सिटीज़ में। हम लोग एक दूसरे पे बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। Indians use WhatsApp to communicate and many American companies rely on Infosys to operate। आप समझ रहे हैं बात को? ये WhatsApp को अमेरिकन कह रहे हैं, ऑब्वियसली वो है ही। As we look towards the future, I'm eager to deepen our ties in the technology sector. US is advancing an approach called friend shoring. Now what is friend shoring? To bolster the resilience of our supply chains. We are doing this by integration with our many trusted trading partners including India. We are seeing progress. Technology companies like Apple and Google have expanded their phone production in India. फ्रेंड शोरिंग इसको नाम दिया गया है, याद रखिएगा ये टर्म, ठीक। चलिए अब आपको थोड़ा सा साइंस एंड टेक वाले एरिया से कवर कर लेते हैं न्यूज़ को। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्या न्यूट्रिनोज अपने खुद के एंटी पार्टिकल्स हैं। तो ये वाली जो न्यूज़ है इसमें ये फिजिक्स से रिलेटेड है। क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिनोज? क्योंकि न्यूट्रिनोज जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं हमारे स्पेस में, है ये क्योंकि इतने ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे इन्फ्लुएंस डालती होंगी, इसीलिए न्यूट्रिनोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। न्यूट्रिनोज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये खुद के एंटी पार्टिकल्स हैं। एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? आप प्लस हो तो सामने वाला माइनस है। हर सब एटॉमिक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यहाँ पे पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों मिल जाएं, क्या होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, इफ टू मीट दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर इन अ फ्लैश ऑफ एनर्जी। तो एक पार्टिकल कैसे खत्म होता है? जब वो अपने एंटी पार्टिकल से टकराता है। और इस केस में न्यूट्रिनोज की बात करें अगर, तो न्यूट्रिनोज का कोई भी एंटी पार्टिकल नहीं पता है, क्योंकि न्यूट्रिनोज जो हैं वो कोई चार्ज नहीं होता उनमें। वो ना तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, ना ही उनमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एक न्यूट्रिनो को दूसरे से अलग कर सके। तो इसी के बेस पे एक
प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कैमलैंड, कमियोका लिक्विड स्किंटिलेटर एंटी न्यूट्रिनो डिटेक्टर। ये नाम याद रखना जरूरी है। ये कैमलैंड क्या करेगा, ठीक है। तो कैमलैंड, अभी आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इसमें न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज आपसे नहीं पूछेगा, हो सकता है आपसे पूछे कैमलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में न्यूट्रिनो का हम बीटा डीके देख रहे हैं, न्यूट्रिनो किस तरीके से खत्म होते हैं। कैमलैंड लुक्स फॉर एन इवेंट कॉल्ड न्यूट्रिनो लेस डबल बीटा डीके। डबल बीटा डीके होता क्या है, जब भी कोई दो न्यूट्रॉन एटम्स में जो न्यूट्रल चार्ज होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स, जब भी दो न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स में बदलते हैं तो वो रिलीज करते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स को और दो एंटी न्यूट्रिनोस को। अब न्यूट्रिनो लेस डबल डीके में एंटी न्यूट्रिनोस एमिट नहीं होते हैं, और ये तभी हो सकता है इफ एंटी न्यूट्रिनोस आर जस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिनोस। तो ये सब चीजें स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो एपिसोड कह रहे हैं डबल बीटा डीके का, न्यूट्रिनो लेस, यानी न्यूट्रिनो लेस डबल बीटा डीके, यानी एक ऐसा डीके जिसमें न्यूट्रिनो ना एमिट हो, कहते हैं ये सिर्फ 230 मिलियन बिलियन ईयर्स में होता है। और हमारे यूनिवर्स की एज ही 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और उससे भी ज्यादा समय लगता है न्यूट्रिनो लेस डबल बीटा डीके होने में, ठीक है। ये एक रेयर इवेंट है। तो इस रिजल्ट से जो भी अभी तक थ्योरीज हो रही थी न्यूट्रिनो लेस डबल बीटा डीके की, वो सारी कैंसिल हो गई हैं। तो कैमलैंड प्रोजेक्ट को पर्पस याद रखिएगा, ये न्यूट्रिनोस का डीके जो है उसको समझने की कोशिश कर रहा है। अब चूहों की स्टडीज में पता चला कि उनमें भी फियर कंडीशनिंग होती है। अब फियर कंडीशनिंग में ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल फियर की बात कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल फियर क्या होता है, जब आप सामने वाले जीव को किसी तकलीफ में देखते हो या वो किसी भयभीत सिचुएशन से गुजर रहा होता है, डरावनी सिचुएशन से, तो आपको भी डर लगता है। ऐसा इंसानों में होता है। इंसानों में इसलिए होता है क्योंकि हमारा एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है और एमिगडाला है वो चेंज होते हैं। ये चेंज होते हैं जब भी हम इस तरह के इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरों का डर देखते हैं तो हमें भी डर लगता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन का एक और रीजन होता है बेसोलैटरल एमिगडाला, जो कि ऑब्जर्वेशनल फियर का बेसिक कारण है। तो जो न्यूरल एक्टिविटीज़ हम लोग में होती हैं, ह्यूमंस में होती हैं, वो माइस में भी होती हैं, यानी वो सारे मैमल्स में होती हैं। तो ये चीज़ है, पर ये कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। एज़टेक हमिंगबर्ड्स, इंडियन सनबर्ड्स में बात करें तो यहाँ पे भी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नेटिव्स जो हैं, ये 350 स्पीशीज ऑफ दिस बर्ड हैव ऑफ्टन फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ज्वेलरी डिजाइनर्स। ये चिड़िया जो होती हैं, बी हमिंगबर्ड, बहुत छोटी होती है, 2 ग्राम की चिड़िया होती है, पर बहुत तेज़ अपने पंख चलाती है, एक हमिंग साउंड क्रिएट करती है जो इनको डिफाइन करते हैं। ये बहुत मैजेस्टिकली हॉवर कर सकते हैं। दे कैन सिप नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर एंड इवन फ्लाई बैकवर्ड्स। ट्यूबुलर फ्लावर्स दैट आर ब्राइट रेड और ऑरेंज सच एज लंटाना एंड आर प्रिफर्ड। इनके विंग्स को अगर की स्टडी की गई तो पाया गया कि इंडिया की जो सनबर्ड्स हैं, जो कि ह्यूमिंग बर्ड से अनरिलेटेड हैं, बहुत सारे कॉमन फीचर्स उनके बीच में हैं और ये इवोल्यूशन को दर्शाते हैं, ठीक है। द फैमिली दैट सनबर्ड्स आर प्लेस्ड इज अप्रोप्रिएटली इज नेक्टेरियनिdae. Though slightly larger, the sunbirds can hover briefly and go for bright tubular flowers. They are critical pollinators of the flame of the forest. ठीक है, ये याद रखिएगा। पॉलिनेशन में चिड़िया मदद करती है ना, दे आर क्रिटिकल पॉलिनेटर्स ऑफ द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। दे नीड टू पर्च while feeding. Hummingbirds, they may catch insects, especially to feed their young. The purple sunbird जो है is a common sight in India. The larger the brighter male. तो अब इसमें आपको इस चिड़िया के बारे में देखिए बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर न्यूज़ में इफ़ वी लुक इनटू दिस, वी ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि सनबर्ड्स कहाँ मिलती हैं, इंडिया में मिलती हैं, और वो किस बर्ड से कॉमन है, हमिंग बर्ड से। और हमिंग बर्ड जो है दैट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने गैलेक्सीज बनाई जो कि 500 मिलियन ईयर्स बाद बनी आफ्टर द बिग बैंग। इटली में लोगों की हाइट चेंज नहीं हुई सन 2000 साल में। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती है, बट क्वेश्चन फॉर्मेट से ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। अब हम न्यूज़ में बात करें, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हमें पढ़नी है,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो फ्रंट पेज पे आई है वो ये है, जहाँ पे इंडिया ने जर्मन चांसलर से जब बात करी। जर्मन चांसलर आपको पता है ओलाफ स्कोल्स इंडिया आए हुए हैं, और जर्मनी और भारत दोनों का मानना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें चेंजेस करने हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस क्या करने हैं? यूएनएससी में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको बढ़ाना है, ठीक है। तो इन दोनों मतों में ये कंट्रीज़ साथ में आ चुकी हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशंस ही यूक्रेन इश्यू को रिजॉल्व कर सकता है, और दोनों पर्सनली ये इंश्योर करेंगे कि हमारा ईयू इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक। दोनों कंट्रीज एग्री कर रही हैं कि G20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे जॉइंट एफर्ट्स लेने के लिए हम लोग आगे आ सकते हैं। इंडिया डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात हमेशा से यूक्रेन में कर रहा है, और इंडिया ने कहा कि हम किसी भी तरह का पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हैं, ठीक है। जॉइंट इनिशिएटिव वाज अंडर G4 टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन यूएनएससी। ये G4 जो मेंबर्स हैं ये सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म चाह रहे हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी न्यूज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को आज के आगे बढ़ाते हैं, और ये सब स्टेट न्यूज़ हम लार्जली कवर नहीं करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर टाइम रीडिंग दीज न्यूज़, बिकॉज ये सब ज़रूरी नहीं होती हैं। नेशनल न्यूज़ में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आया है, आज आया है स्ट्रॉबेरी फार्मिंग। अब स्ट्रॉबेरी फार्मिंग इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये कॉमन हो रही है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। ये टेम्परेट क्रॉप है, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए और इसको पानी अच्छा खासा चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन है ये उड़ीसा में अभी कराया जा रहा है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री में एक इलाका है सूनाबेदा प्लेटू करके। सूनाबेदा प्लेटू में सूनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और यहाँ के जो फार्मर्स हैं इन्होंने स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन अभी नवंबर 2022 में चालू किया था। ये ध्यान रखिएगा, कल्टीवेशन मतलब ये ठंडी में उगाने वाली क्रॉप्स है, ठंडी में होती है, ठीक है। और ये जो उड़ीसा का जहाँ पे ये क्रॉप है, तो यहाँ पे इस न्यूज़ में कहा गया कि बड़ा मुश्किल होता है ट्रैवल करना फार्मर्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन इज बीइंग टेकन अप बाय अ ट्राइब, दैट इज चुक्तिया भुंजिया ट्राइब। चुक्तिया भुंजिया ट्राइब इज अ फॉर्म ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब पीवीटीजी ग्रुप के ऊपर आपने बहुत दिनों से सुना होगा कि न्यूज़ आती रहती है, और ये टॉपिक आपने कवर कर ही लिया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है उड़ीसा के फार्मर्स के लिए। अब स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट से यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनको बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। 56 गांव, 56 विलेजेस जो कि ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं, वो इस चीज़ को एक्टिवली टेकअप कर रहे हैं। पर जो सैपलिंग्स हैं ये महाराष्ट्र से मंगाई गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मदद होती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई देगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं बन जाते, पैसे वाले लोग मिल के आ गए, एक यूनिट बना ली, तो उससे किसान ने 2 लाख रुपए लिया था, 10 एकड़ में 20,000 सैपलिंग लगाए थे, और उसने एक दिन के अंदर 37,500 कमाए सिर्फ 1.5 कुंटल में। और वहाँ की महिलाएं जो हैं लगभग 50 किलो डेली आपको स्ट्रॉबेरी निकाल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा इनके लिए एक अचीवमेंट है, और इनके इकोनॉमी में, उड़ीसा की इकोनॉमी में मदद करेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने एक और फंड बनाया था, एक एजेंसी बनाई थी, दैट इज चुक्तिया भुंजिया डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि 1994-95 में बनाई गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इस ट्राइब का डेवलपमेंट हो सके। अब CBDA टीम जो है वो महाबलेश्वर गई, महाराष्ट्र में, जहाँ पे 80% ऑफ इंडिया स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन होता है, और इन्होंने पाया कि ऑल्टीट्यूड और क्लाइमेट जो महाबलेश्वर का है वो सूनाबेदा का भी वैसा ही है। सॉइल क्वालिटी सूनाबेदा की महाबलेश्वर से बेटर है। तो अब वहाँ से सैपलिंग्स लाए गए, और मैक्सिमम डे टाइम टेम्परेचर ऑफ सूनाबेदा जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, रात में 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यही वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो कि स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और फार्मर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन उड़ीसा में प्रैक्टिस किया जा रहा हो या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो। ये 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, कोतिया गांव में।
तो क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर जो ये कोरापुट इलाका है, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है। आंध्र प्रदेश कहता है ये हमारे स्टेट में आता है, उड़ीसा कहता है वो हमारे स्टेट में आता है। तो उड़ीसा ने बेसिकली मदद की है इन लोगों की। समझ रहे हैं बात को आप? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि फार्मिंग कल्टीवेशन में, हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, फ्रूट कल्टीवेशन की बात करें, तो अभी भी बहुत स्कोप है इंडिया में। इंडिया हॉर्टिकल्चर में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। एजुकेशन शुड बी इंडस्ट्री ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट करते हुए नरेंद्र मोदी ने आपको यहाँ पे ये बताया है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम रखेंगे ताकि हमारा जो स्किल्ड वर्कफोर्स का डिमांड है, इंडिया जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, उसमें मदद मिलेगी। ठीक, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ने के लिए, वो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम यानी इंटर्नशिप प्रोग्राम में 50 लाख यंगस्टर्स को ट्रेन करने की बात है। आज 75,000 एम्प्लॉयर्स जुड़ चुके हैं नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल पे, जो कि 25 लाख इंटर्नशिप्स की रिक्वायरमेंट अभी तक पोस्ट कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे सामने आ रही है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो इन सभी इस टॉपिक को हम अभी डिटेल में कवर करेंगे। एक और न्यूज़ यहाँ पे आई है, इंडियन एयरफोर्स टीम ने अपना LCA तेजस पहली बार UAE में भेजा, अब एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 8, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। ये पहली बार है कि हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है इस इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा, दैट टू आउटसाइड इंडिया। IMF अपने 5 तेजस और 2 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट जो है वो भेज रहा है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, द एक्सरसाइज नेम दैट इज डेजर्ट फ्लैग 8। ये किसके बीच में हो रही है? ये इंडिया और UAE के बीच में हो रही है। एक और बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है कि इंडिया के एक साइंटिस्ट को मार्कोनी प्राइज मिला है 2023 का। साइंटिस्ट का नाम है हरि बालाकृष्णन। इनको ये मार्कोनी प्राइज क्यों मिला? ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और ये मार्कोनी प्राइज कंप्यूटर साइंटिस्ट को ही मिलता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालाकृष्णन 2023 मार्कोनी प्राइज ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं, MIT में। मार्कोनी प्राइज जो है ये कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये उनको दिया जाता है जिन्होंने डिजिटल इंक्लूसिविटी थ्रू एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मदद करी, यानी डिजिटल रिवॉल्यूशन की में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फॉर फंडामेंटल contributions to wired and wireless networking, mobile sensing and distributed systems। समझे? मोबाइल नेटवर्किंग से रिलेटेड जो प्राइज है वो ये मार्कोनी प्राइज है। इसके प्रीवियस विनर्स भी हो चुके हैं, जैसे कि सर टिम बर्नर्स-ली, गूगल के को फाउंडर सर्जेई ब्रिन और साई-फाई ऑथर आर्थर सी क्लार्क। ऐसे लोगों को ये अवार्ड मार्कोनी प्राइज मिल चुका है। तो हरि बालाकृष्णन याद रखेंगे और मार्कोनी प्राइज का क्या काम है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अभी पॉलिटिकल हैं यहाँ पे, ये सब न्यूज़ हमें बिल्कुल कवर नहीं करनी है। आफ्टर दैट दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। US होप्स इंडिया विल यूज इट्स टाइज विथ रशिया टू एंड वॉर। अब US चाह रहा है कि इंडिया नेगोशिएट करे, ठीक है, ताकि ये जो वॉर है इसको ख़त्म किया जा सके। एंटनी ब्लिंकन का भी यही मानना है कि इंडिया की लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है कोल्ड वॉर डेज के टाइम की, जो कि सस्टेन्ड रिलेशनशिप है और अभी तक कोई भी रुकावट नहीं आई है। इसीलिए इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है रशिया को कन्विंस करने में, ताकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो सके और UN चार्टर जो कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट देता है उसके बारे में एक कंसेंसस बन सके। मिस्टर ब्लिंकन अभी इंडिया आने वाले हैं G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में। Prior to his Indian visit, he will visit Kazakhstan and Uzbekistan for a meeting of the C51, that is these countries plus US, Tajikistan, Turkmenistan in Astana on February 25। इतनी तरह की ग्रुपिंग्स आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई देती हैं। In response to a question on whether Mr. Blinken will try and convince India and the Central Asian countries to align more with the US on the Ukraine conflict, Mr. Lu described India and Central Asian countries as having long and complex relations with Russia। वो अमेरिका को पता है कि ये रिश्ता है तो ये लोग ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अमेरिका इनसे बात कर रहा है कि आप लोग कुछ तो रोल प्ले करिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। इन सभी कंट्रीज़ ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा है यूक्रेन को
और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के फेवर में बात करी है, पर किसी भी तरीके से रशिया को रोकने की कोशिश नहीं की है। हो सकता है अमेरिका कह रहा है कि हमारे अप्रोच सेम ना हो, लेकिन हम लोग का गोल जो है वो सेम है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म किया जा सके और यूएन चार्टर की रिस्पेक्ट हो सके। इंडिया उन 32 देशों में से एक है जिसने यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशन में एब्सटेन किया और रशिया के इन्वोजन को क्रिटिसाइज करने से, उसकी निंदा करने से मना कर दिया। नई दिल्ली में मिस्टर ब्लिंकन जब आएंगे तो जयशंकर से मिलेंगे और उसके बाद बायलेटरल रिलेशनशिप्स, G20, क्वाड और यूएस का जो इंडिया यूएस इनिशिएटिव है, दैट इज़ इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ISET, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। इंडिया एंड यूएस सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं चाइना के ऊपर। यूएस ने जिस तरीके से अभी चाइनीज़ बैलून को उड़ाया है, उसके ऊपर भी सर्वेलेंस के लिए क्या नियम कानून बनाए जा सकते हैं, इस मामले में इंडिया और यूएस को बात करना है। और बीजिंग, in a response to a question on Beijing providing loans to Pakistan and Sri Lanka, Mr. Lu said US was very concerned that this would be used for coercive leverage and Washington was talking to New Delhi and others in the region about helping debtor countries. अब यूएस कह रहा है कि यार देखो, चाइना लोन दे, इससे अच्छा ये है कि इंडिया लोन दे दे पाकिस्तान को। तो इन सभी मुद्दों पे बात हो रही है। G20 में यूक्रेन वॉर जो है ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, ये G20 की मीटिंग में कहा गया। दैट वाज द मीटिंग ऑफ सेंट्रल बैंक फॉरेन गवर्नर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स। और इन्होंने कहा कि कंप्लीट और अनकंडीशनल विड्रॉल होना चाहिए रशियन फोर्सेस का यूक्रेन से। ठीक, मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडेम्ड द वॉर। इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर बनने वाला है G20 मीटिंग में, क्योंकि आप यूक्रेन के ऊपर G20 की जो सभी कंट्रीज़ हैं वो आप दिखाई देगा एक सस्टेन्ड इकोनॉमी उनकी आपस में है, और लार्जली सब यूरोपियन हैं, नॉर्थ अमेरिकन हैं और अरब कंट्रीज़ हैं G20 में। तो इन लोग का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया पे एक बहुत भारी प्रेशर बनाने वाले हैं, क्योंकि सबकी इकोनॉमी कहीं इसी वजह से अफेक्ट हो रही है। लोगों ने कुछ G20 एक तरह से बटा हुआ भी नज़र आया, जहाँ पे कुछ सेक्शन ने कहा कि इतने सैंक्शंस क्यों लगाए रशिया में। अब बात करना है तो सैंक्शन लगा दिया तो ये पॉसिबल, ऐसे में बात करना नहीं हो पाएगा। रशिया भी तमतमाया हुआ है और वो अटैक कर रहा है, उसको फिर जो सही लग रहा है फिर वो वही कर रहा है। ठीक है, इंडिया जो है इकोनॉमी और डेवलपमेंट इश्यूज़ के बारे में कोशिश करेगा कि ग्लोबल साउथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। Recognizing that the G20 is not the forum to resolve security issues, we acknowledge that the security issues can have significant consequences for the global economy. ठीक है, सिक्योरिटी इशू पे G20 बात नहीं करता है, इकोनॉमी पे बात करता है, लेकिन जब इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है तो उस पर भी बात करेंगे। ये डॉक्यूमेंट जो है इंटरनेशनल लॉ के सपोर्ट में आया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो लास्ट शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में समरकंद में कहा था, द टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। द ग्रुप कॉल्ड फॉर strengthening of financial action task force or FATF style regulated bodies, FSRBs, to ensure continued crackdown on money laundering and terrorism. इन सब के ऊपर बात हुई। ठीक, ईरान ड्रोन मेकर्स among 121 entities hit by EU sanctions। लीजिए, यूरोपियन यूनियन ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया। और न्यू EU sanctions over Russia's war in Ukraine adopted on Saturday target 121 individuals and entities। ईरान के ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अब ड्रोन में भी बना पाएँ पर वो मार्केट में बिके ना। ठीक है, 10th राउंड ऑफ यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस एम्ड एट अंडरकटिंग रशियाज फाइनेंसेस एंड मिलिट्री सप्लाईज यूज्ड इन इन्वेजन एंड स्टार्टेड ईयर अगो। दे इको सैंक्शंस अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे बाय द US एंड ब्रिटेन फॉलोड up on a G7 statement that warned of penalties for any country abetting Russia in its war। यूरोपियन यूनियन, US और ब्रिटेन का कहना है कि अगर कोई भी देश रशिया की मदद करेगा किसी भी तरीके से तो उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे। और जो भी रशिया का वार आर्सेनल है जो कि उसकी इकोनॉमी को बाइट करेगा, ये सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ये यूरोपियन कमीशन की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा। हम प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो सैंक्शंस के अराउंड काम करना चाह रहे हैं उनको भी मौका ना मिले। तो ये एन एक्सपोर्ट्स बैन ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स टू रशिया इज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड डुअल यूजेज आइटम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, मशीन पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, ट्रक्स, जेट इंजन्स, एंटीना, क्रेन्स एंड ड्रोन्स, रेयर अर्थ मटीरियल्स एंड सब चीज़। तब बैन लगा रहे हो, उसकी इकोनॉमी का अफेक्ट कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि वो बात भी करे, तो ये पॉसिबल तो मुझे नहीं समझ में आता है कैसे होगा। बट
एनीवे ये अगली न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज, कि अल्टीमेटली यूपीआई और पे नाउ का जो लिंक हुआ है द इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ये एक दूसरे को कैसे मदद करेगा। इंडिया का जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और सिंगापुर का पे नाउ जो है वो आपस में अब रियल टाइम पेमेंट लिंकेज हो चुके हैं। सिंगापुर ऐसा पहला देश है जहां पे क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी की गई, यानी कि आप सिंगापुर में जाके अपना यूपीआई यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, वहां पे सिंगापुरियंस भारत में कर सकते हैं। ये प्लान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने अनाउंस किया टू फैसिलिटेट इंस्टेंट लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर। ठीक, ये जो आरबीआई की स्कीम है, इससे क्रॉस बॉर्डर इंटरऑपरेबिलिटी क्यूआर कोड और कार्ड को जो यूज़ करके होती है वो बढ़ेगी, जिससे ट्रेड, ट्रैवल और रेमिटेंस फ्लो जो है ईजी हो जाएगा। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने जनवरी 2023 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इंटरनेशनल फ़ोन नंबर्स भी हमारे यूपीआई को यूज़ करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइजेशन स्कीम जो है लॉन्च करी भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए अप्रैल 2022 में। फरवरी 21 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हिन लुंग ने वर्चुअल लॉन्च को अटेंड किया। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि इंडियन डायस्पोरा जो सिंगापुर में है उसको इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इंडियन साइड पे बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, Indian Bank and ICICI Bank will facilitate both inward and outward remittances, whereas Axis and DBS India will only facilitate inward remittances for now. इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेस का मतलब ये है कि आप अगर भारत का पैसा सिंगापुर में भेज रहे हैं अपने किसी रिलेटिव को, तो उसको आउटवर्ड रेमिटेंस बोले। इनवर्ड रेमिटेंस बोले जब आपके पास पेमेंट आया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये चार बैंक्स जो हैं ये अलाउ करती हैं इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस, जबकि एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया को सिर्फ कहा गया है कि आप इनवर्ड रेमिटेंसेस एक्सेप्ट कर सकते हैं। डीबीएस सिंगापुर और लिक्विड ग्रुप जो है ये सर्विसेज सिंगापुर में मदद करेंगे। ठीक, अब ये इस पूरे मैटर में आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये चीज़ को इफेक्टिव किया जा रहा है। इतनी डिटेल में मुझे नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए, बट आपको पे नाउ के बारे में बेसिकली जो छोटी मोटी बात है वो पता होनी चाहिए। बाकी जो न्यूज़ है आज के पेपर में, इसके अलावा कुछ और सिग्निफिकेंट न्यूज़ नहीं आई है। तो नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमें क्या प्रिपेयर करना है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मैंने जैसे आपको बताया था, तो ये जो स्कीम है ना, ये 1 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गई थी, जहाँ पे एम्प्लॉयर्स को अपने कंपनी में अप्रेंटिसेस इंगेज करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर्स और रीजनल डायरेक्टर्स ऑफ अप्रेंटिसशिप्स विल एक्ट एज इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज इन द रेस्पेक्टिव स्टेट रीजन्स। इस स्कीम के अंदर दो कंपोनेंट हैं। 25% प्रेस्क्राइब स्टाइपेंड जो है 1500 पर मंथ पर अप्रेंटिसशिप जो एम्प्लॉयर्स देंगे। ठीक है, स्टाइपेंड सपोर्ट वुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग द बेसिक ट्रेनिंग पीरियड फॉर फ्रेशर अप्रेंटिसेस। शेयरिंग ऑफ बेसिक ट्रेनिंग कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अप्रेंटिसेस जो कि डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से आ रहे हैं, जिनको बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के इंक्लूड किया जा सकता है, इंटर्नशिप दी जा सकती है। बेसिक ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो 7,500 फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 500 आवर्स 3 मंथ्स होगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बेसिकली इस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। इसी में मैंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में भी बताया कि ये नॉन प्रॉफिट पब्लिक कॉरपोरेशन है, 2008 में बनाई गई, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिर्फ 49% है, वेराज बाकी सब 51% प्राइवेट सेक्टर के पास है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के ऊपर आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये नेटिव टू टेम्परेट रीजन्स है, बट इसकी कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो की जा सकती हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे लिखा है, और लास्ट में मैंने मार्कोनी प्राइस के ऊपर भी आपको बताया। तो ये वाला पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा इन योर डिस्क्रिप्शन लिंक, सो डू वॉच, एंड दैट्स ऑल फॉर द हिंदू एनालिसिस टुडे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।